नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज खेमचंदानी, मैथमेटिक्स फैकल्टी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जो मैथमेटिक्स का पोर्शन आएगा उसको मैं आपको कंसीडर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं सिलेबस के बारे में कि फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर में जो मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक उसके अंदर है क्षेत्रमिति। केवल 3 टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम, क्षेत्रफल, आयतन और सांख्यिकी। बहुत छोटा सिलेबस है और 7 से 8 क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति में घन, घनाभ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समवर्तीय बेलन, समवर्तीय शंकु, गोला, घनाभ, बेलन, लंबवर्तीय बेलन, शंकु और गोले का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठोस का संयोजन, ठोस का आकार एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ये आपके सामने सिलेबस है। दूसरा है नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उनके दशमलव और वास्तविक संख्याओं पर संचालन, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, परिमेय संख्याएं और उनका दशमलव विस्तार, और बहुपद, बहुपद के शून्यक, इनके बीच संबंध, और 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और लास्ट में आपके एक सांख्यिकी। सांख्यिकी में केवल कितनी चीज़ें हैं? 3 चीज़ें, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये तो आपका हो गया दोस्तों एक प्रकार का सिलेबस। क्लियर? ये सिलेबस है आपका। इस सिलेबस में से फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है और मेरी ये गारंटी है आपको, इन 3 टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपसे 6 से 7 क्वेश्चन, ये मेरा एनालिसिस नहीं है, लास्ट जो 2 पेपर हो चुके हैं उनके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, उनका एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ कि जो आप पेपर देने जा रहे हो 90 मिनट के अंदर जो 75 क्वेश्चन करने हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। उस 75 में से 7 या 8 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होते हैं। क्लियर दोस्तों? अब मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आपका जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा आयत, वर्ग और वृत्त। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं, जब हम घनाभ पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, तो घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ दोस्तों क्या होता है? आयत होता है। अगर आपके आयत आपका अगर क्लियर है तो घनाभ आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। इसी प्रकार घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है। अगर आपको पास वर्ग क्लियर है तो आपका घन का चैप्टर तुरंत क्लियर हो जाएगा। और इसी प्रकार जब मैं आपको सिलेंडर यानी बेलन पढ़ाऊंगा, बेलन का ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह वृत्तीय होती है। अगर आपके पास वृत्त क्लियर है तो दोस्तों बेलन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आयत, वर्ग और वृत्त के बारे में, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊंगा। क्लास फर्स्ट, आयत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत क्या होता है? तो देखिए, आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने और सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण
90 डिग्री का होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये एक मैंने आयत बना दिया। ये ए, बी, सी और डी, ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है, ये वाली भुजा आपस में बराबर होती है, और ईच एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री। यानी ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। दोस्तों ये एक जनरल परिभाषा होती है, ये कंप्लीट परिभाषा नहीं होती। और ऑब्जेक्टिव के अंदर जब भी क्वेश्चन आते हैं सिंपल परिभाषा पे नहीं आते, वो आते हैं इनकी विशेषताओं पे। ये एक जनरल परिभाषा है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण यानी ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। इसमें ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, और ये प्रत्येक कोण आप क्या देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का होता है। दोस्तों ये जनरल परिभाषा है। अब इसकी विशेषता क्या होती है वो आप देखिए। तो बात कर रहा हूं मैं आयत की विशेषताएं। आयत की विशेषताएं। ए, बी, सी और ये डी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। मैंने आपसे कहा था आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, परिभाषा। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन हमेशा किस पे फ्रेम होता है, विशेषताओं पे। देखिए दोस्तों ये आयत का क्या है, विकर्ण, जिसको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं हम, डायगोनल। आयत की जो पहली विशेषता होती है वो विशेषता क्या होती है कि आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ए सी इक्वल्स टू क्या होगा, बी डी। आपके ये दोनों जो डायगोनल हैं ये बराबर होते हैं। अगर एक विकर्ण 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, एक 20 है तो दूसरा भी 20 होगा। यानी ये दोनों जो विकर्ण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी आयत के दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटते हैं। यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर। ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर। तो आप लिख सकते हो ए ओ बराबर ओ सी, बी ओ बराबर ओ डी। ये ओ बी और ये ओ डी दोनों बराबर। ये ओ ए और ओ ए कर दो, ओ ए और ओ सी, ओ बी और ओ डी ये बराबर होते हैं। फिर आप देखना इन दोनों से क्या रिजल्ट आएगा। मैंने आपसे कहा कि आयत के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक 10 तो दूसरा भी 10, ये 10
तो ये भी 10, तो ये कितना 5, ये भी 5, ये भी कितना 5, ये भी कितना 5। इसका मतलब ये चारों भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये चारों क्या होंगे, बराबर। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, वो बात क्या होती है कि आयत के विकर्ण कभी समकोणीय नहीं होते हैं, इनके बीच कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री का हो गया तो ये वर्ग हो जाएगा। दोस्तों, पूछा जाता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण समकोणीय नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज या इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा आयत। यहाँ 90 कभी नहीं बनेगा। अगर ये एंगल 90 हो गया तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि आयत के विकर्ण समकोणीय नहीं होते हैं। आयत के विकर्ण समकोणीय नहीं होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डायग्राम को मत देखो, केवल आपको ये देखना कि इनके बीच कभी भी अगर ये आयत होगा तो ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। दोस्तों, ये होती है कंप्लीट परिभाषा आयत की। क्या होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। इसके दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। AC बराबर BD। आयत के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित, दो समान भागों में बांटते हैं। OA बराबर OC, OB बराबर OD। और इसका मतलब ये चारों भाग आपस में क्या होंगे, बराबर। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि आयत के विकर्ण समकोणीय नहीं होते, इनके बीच ये 90 डिग्री का कोण नहीं होता। ये तो होगी डेफिनेशन। क्लियर। अब ये आयत, ABCD, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये आयत की क्या है, लंबाई। ये आयत की क्या है, चौड़ाई। ये आयत की क्या है, लंबाई। और ये आयत की क्या है, चौड़ाई। क्लियर। अब कोई भी हम आकृति पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज आती है, एक होता है परिमाप, एक होता है क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी। तो परिमाप को आप समझिए। परिमाप की पहले मैं परिभाषा बताता हूं। परिमाप, या मैं कह सकता हूं उसको परिमिति। परिमाप या परिमिति। क्लियर। परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। कोई सी भी आकृति है उसकी भुजाओं का योग। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, ये दूरी चला, ये दूरी चला, ये दूरी चला और ये दूरी चला। ये जो मैंने दूरी तय करी ये कहलाता है परिमाप। क्लियर। जैसे मैंने एक धागे का आयत बनाया और चारों जगह मैंने पिन लगा दी, उस पिन को मैंने निकाल दिया, धागा क्या हो गया, लंबा। धागा क्या हो गया, लंबा। लंबे का मतलब क्या, दूरी। और दोस्तों ध्यान रखना, दूरी का मात्रक हमेशा किस में होता है, इकाई में होता है। दूरी का मात्रक किस में होता है, इकाई में होता है। कभी भी हम चलते हैं, घर से कहीं जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय करी, हमने 5 किलोमीटर की दूरी तय करी।
ध्यान रखना, परिमाप हमेशा किसको व्यक्त करता है? दूरी को, और दूरी का मात्रक क्या होता है? इकाई में। इसलिए परिमाप का मात्रक हमेशा किस में होगा? इकाई में। इकाई का मतलब मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। परिमाप सदैव दूरी को व्यक्त करता है और दूरी का मात्रक इकाई में होता है। इसीलिए परिमाप का मात्रक इकाई में होता है, जैसे मीटर, सेंटीमीटर आदि। क्लियर? तो छोटी सी बात ध्यान रखना है, परिमाप या परिमिति क्या होती है? किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। किसी भी आकृति का परिमाप उसकी भुजाओं का योग होता है। परिमाप हमेशा किसको व्यक्त करता है? दूरी को व्यक्त करता है, और दूरी का मात्रक इकाई में होता है। इसलिए परिमाप का मात्रक हमेशा किस में होगा? इकाई में होता है। पहले तो परिमाप को समझें, फिर जिसका जो परिमाप होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आयत है तो आयत का परिमाप, वर्ग है तो वर्ग का परिमाप, वृत्त है तो वृत्त का परिमाप, जो अभी आकृति आएगी। लेकिन परिमाप का मतलब आपके दिमाग के अंदर ये बिठा के रखना है, परिमाप हमेशा भुजाओं का योग होता है। अब देखिए, जैसे अब मैं बताऊं, जैसे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ए बी सी डी, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब आयत का परिमाप क्या होगा कि आयत की चारों भुजाओं का योग आयत का क्या कहलाएगा? परिमाप। आयत की चारों भुजाओं का योग आयत का परिमाप कहलाता है। कोई सी भी आकृति हो, उसका पैरामीटर, उसकी परिमिति, उसका परिमाप क्या होगा? चारों भुजाओं का योग। अब आयत होगा तो आयत की चारों भुजाओं का योग। अब देखिए आयत का परिमाप, यहां क्या होगा परिमाप? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी बी सी सी डी डी ए, यह आयत का क्या होगा? परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ये ए बी क्या है? लंबाई। बी सी क्या है? चौड़ाई। सी डी क्या है? लंबाई। डी ए क्या है? चौड़ाई। तो परिमाप क्या हो गया दोस्तों? ये लंबाई, ये लंबाई, दो लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, क्या हो गया? प्लस दो चौड़ाई। तो परिमाप क्या हो गया दोस्तों? इन दोनों में क्या कॉमन आ गया?
2, तो ये क्या आ गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दोस्तों ये आयत का क्या होता है परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर यहां पर आपको लंबाई प्लस चौड़ाई का योग निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा परिमाप बटे 2। लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा परिमाप का आधा। आयत में लंबाई और चौड़ाई का योग क्या होगा परिमाप का आधा। और परिमाप पूछे क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर। परिमाप मैंने बताया किसी भी आकृति का परिमाप उसकी चारों भुजाओं का योग होगा, इसलिए आयत का परिमाप क्या होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई प्लस चौड़ाई का योग पूछे तो क्या होगा परिमाप का आधा। ये तो परिमाप। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भुजाओं से घिरा हुआ भाग। ए बी सी डी ये आयत, ये लंबाई, ये चौड़ाई। ये क्या होता है भुजाओं से घिरा हुआ भाग क्षेत्रफल। भुजाओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है क्षेत्रफल एरिया। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। भुजाओं से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई में होता है। क्षेत्रफल में हमेशा कितनी भुजा होती है 2 भुजाएं, एक लंबाई एक चौड़ाई। ऊंचाई तो होती नहीं है। ऊंचाई जैसे दीवार है इस पर आपको पेंट करना है तो इसमें क्या होगा लंबाई और चौड़ाई। तो ध्यान रखना क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक वो हमेशा किस में होता है वर्ग इकाई में। परिमाप का केवल इकाई में होता है लेकिन क्षेत्रफल का मात्रक किस में होता है वर्ग इकाई में। वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर आदि। क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा किस में होती है वर्ग में होती है, क्योंकि वो क्या होता है 2 डायमेंशन होता है, द्विमीय होता है। इसमें तल होता है, तल में क्या होता है केवल 2 भुजा होती है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। इसलिए क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा वर्ग में होती है और परिमाप की यूनिट हमेशा इकाई में होती है। अब देखिए आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये होता है 90 डिग्री। सारे कोण क्या होते हैं 90 डिग्री। यह आयत का क्या होता है विकर्ण। इसको एल मान लेते। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। आयत का जो विकर्ण होता है उसकी लंबाई एल, ये क्या कहाँ से आती है और क्या होती है दोस्तों। आयत के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होती है अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर।
ये किससे आई है? यह आई है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय पूरे जो आपका क्षेत्रफल और आयतन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप घन पढ़ोगे, घना पढ़ोगे, वर्ग पढ़ोगे, सब में आएगी। और जो चीज़ आपके पूरे टॉपिक में आ रही है उसको पहले हम पढ़ लें तो सही बात है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ये आयत के विकर्ण की लंबाई किससे आई है? ये आई है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको आजकल बोधायन प्रमेय भी कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस एक यूनानी गणितज्ञ था, उसने इस प्रमेय को दिया था। पाइथागोरस ने एक बात की थी, सबसे पहले यह प्रमेय किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज पे। किस पे लागू होती है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे मैं ये ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये थीटा। और दोस्तों ध्यान रखना ये होता है कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ये होता है आधार, ये होता है लंब। ये लंब, ये आधार। लेकिन ये तय है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। ये ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाँ, आधार और लंब छोटा बड़ा हो सकता है। ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा ही बड़ा। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसके और इसके बारे में। लेकिन ये तय है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। ए बी सी, ये 90 डिग्री, ये न्यून कोण, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। पाइथागोरस ने कहा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सबसे पहले पाइथागोरस ने कहा यह प्रमेय किस पे लागू होगी? समकोण त्रिभुज पर। किस पे लागू होगी? समकोण त्रिभुज पर। क्लियर? और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। तो पाइथागोरस ने कहा अगर आपको समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, समकोण त्रिभुज में क्या निकालनी है? सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण। तो इसने कहा कि कर्ण का वर्ग हमेशा किसके बराबर होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर आपको सबसे बड़ी भुजा क्या निकालनी है? कर्ण। तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का क्या कर लो? योग कर लो। पाइथागोरस ने कहा समकोण त्रिभुज में अगर आपको सबसे बड़ी भुजा निकालनी है कर्ण, तो ये कर्ण का जो वर्ग होता है इन दोनों शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा।
और गणित में एक नियम होता है दोस्तों, यदि एक्स स्क्वायर बराबर ए है तो एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए। इसका स्क्वायर हटता है तो इस पर अंडर रूट आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ से के बराबर क्या होगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वही चीज़ देखो आप, मैंने आयत के अंदर क्या था, ये आयत बनाया, ये लंबाई थी और ये चौड़ाई थी और ये इसका क्या था, विकर्ण यानी एल था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका आधा भाग छुपा दूं तो ये क्या नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज। आधा भाग छुपा दो, जो इसका विकर्ण है वो त्रिभुज का क्या है, कर्ण है। जो लंबाई है वो आधार, जो चौड़ाई है वो क्या है, लंब। सेम चीज, सेम चीज। क्लियर? फिर पाइथागोरस ने एक बात और कही, पाइथागोरस ने एक बात और कही, चलो आपने सबसे बड़ी भुजा तो निकाल दी, कर्ण। अगर आपको आधार निकालना है तो क्या करना है, आधार निकालना है तो क्या करना है। तो उसने कहा अगर आपको आधार निकालना है तो ये बड़ी भुजा के वर्ग में से शेष बची हुई भुजा के वर्ग को क्या कर दो, माइनस। जैसे आप इधर देखो, आधार निकालना है और गणित के नियम से भी देखो, ये संख्या बराबर की इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, चिन्ह बदल जाएगा माइनस का, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट में के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आ गया। इसी प्रकार यदि आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, तो कर्ण में से किसको माइनस कर दो, आधार को। अगर आपको क्या निकालना है, आपकी बार लंब निकालना है, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे तो गणित के नियम से चिन्ह बदलेगा, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वही क्या हो जाएगा, एल बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दोस्तों इसी का नाम ही पाइथागोरस प्रमेय है। फिर मेरी बात पे ध्यान दो ढंग से। अगर आपको ये कर्ण निकालना है, कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा। अगर आपको कर्ण निकालना है तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का क्या कर दो, योग। अगर इनमें से आधार को निकालना है तो कर्ण में से किसको माइनस कर दो, लंब को। और यदि लंब को निकालना है तो कर्ण में से किसको माइनस कर दो, आधार को। इसी का नाम ही पाइथागोरस प्रमेय है। और आयत के विकर्ण की जो लंबाई निकली है वो किससे निकली है, पाइथागोरस प्रमेय से निकली है। अब हमारा खेल क्या है, ऑब्जेक्टिव। हमारा खेल क्या है, ऑब्जेक्टिव। मैं आपको 4-5 समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिखा कर रहा हूं, उनको आप कंठस्थ से कर लेना दोस्तों। पिछले 20 साल का अनुभव है, परीक्षा में वही भुजाएं काम घूमती हैं, आपको ये सब प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, उनको कंठस्थ से कर लेना। आपको बता रहा हूँ, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ये जो एग्जाम होते हैं, चाहे पटवारी का होता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का होता है, चाहे रीट का होता है, सभी एग्जाम में वही भुजाएं घूमती है। हमारा काम होता है समय बचाने का। हमारे अगर 15 सेकेंड ही बचते हैं तो 15 सेकेंड हमारे आने वाले सवाल में काम में आते हैं। मैं जो भुजाएं आपको बता रहा हूँ उनको अब अगर आप कंठ से याद कर लेते हो तो दोस्तों प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर पे आप टिक करोगे। समकोण त्रिभुज की भुजाएं, क्लियर। और आपको पता है सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। बाकी लंब और आधार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये तो तय है जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। तो आपको भुजाएं बता रहा हूं, 3, 4, 5। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकता है, कौन आधार कौन लंब है, लेकिन मैं इसके बारे में कह दूंगा सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। यानी 5 फिक्स है, इसमें 5 क्या होगा, कर्ण होगा। 5 फिक्स है, कर्ण होगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले प्रमेय बताई थी,
अभी बताऊंगा इसका फायदा कैसे होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। और आपको मैंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। आप यहां देख लो, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 5, यानी ये क्या है, कर्ण। तो ये 5 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कर दो और ये 4 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 25, ये हो गया 9, ये हो गया 16। 16 और 9 25 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब आपको फायदा, परीक्षा में कोई 2 भुजा देगा और तीसरी भुजा पूछेगा, फिर आप उसके लिए लगाओगे पाइथागोरस। लेकिन आपको अगर 3 का जोड़ा याद है, 3 4 5, मैंने कहा एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 और 4 है, तो बताओ अगली भुजा क्या होगी। आपको पेड़ याद है, 3 4 के साथ क्या आता है, 5, तुरंत बता दोगे 5। मैंने कहा एक समकोण त्रिभुज की भुजा 5 और 4 है, तो बताओ अगली भुजा क्या है, आप बता दोगे 3। मैंने कहा एक समकोण त्रिभुज की भुजा 3 और 5 है, तो अगली भुजा क्या है, आप बता दोगे 4। कब, जब ये पेड़ याद रहेगा। आपको क्या पाइथागोरस लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो क्या भुजा आ गई, 3 4 5, इसको हम ट्रिपलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। दूसरा ध्यान रखना, 6 8 10, 6 8 10। तीसरी होती है 5 12 13। चौथी होती है 7 24 25। और अगली होती है 8 15 और 17। दोस्तों 90% परीक्षा में यही बात घूमती है, 90%। जैसे मैंने कहा समकोण त्रिभुज की बजाय 3 4 के साथ क्या आएगा, 5 5 4 के साथ क्या आएगा, 3 3 5 के साथ क्या आएगा, 4 6 8 के साथ क्या आएगा, 10 10 8 के साथ क्या आएगा, 6 6 10 के साथ क्या आएगा, 8 5 12 के साथ क्या आएगा, 13 13 5 के साथ क्या आएगा, 12 12 13 के साथ क्या आएगा, 5 7 24 के साथ क्या आएगा, 25 25 7 के साथ क्या आएगा, 24 24 25 के साथ क्या आएगा, 7 8 15 के साथ क्या आएगा, 17 17 15 के साथ क्या आएगा, 8 8 17 के साथ क्या आएगा, 15। इनमें से 2 भुजा देगा, कोई एक भुजा आपसे पूछेगा, कोई एक भुजा। ऑब्जेक्टिव में सारा खेल क्या, समय को बचाना। और इतिहास गवाह है, आप उठा के देखना पुराने पेपर, कई बार देखना ये भुजा देती है और नहीं देता तो मैंने आपको प्रमेय तो बता दी है। तो ध्यान रखना इन ट्रिपलेट को, एक बार फिर मैं बता रहा हूं क्या होता है, 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। क्लियर। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एक क्वेश्चन आया, देखिए एक आयत की लंबाई 8 मीटर है, विकर्ण 10 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यह आयत, अब आप प्रमेय का यूज देखना, आयत की लंबाई कितनी है, 8 मीटर, विकर्ण कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। आपको पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, आपके पास लंबाई दी गई है, चौड़ाई नहीं दी गई है, तो आप क्या लगाओगे, ये आयत है। अब यहां छात्र क्या लगाएगा, पाइथागोरस। क्या लगाएगा, पाइथागोरस। और जिस छात्र को ट्रिपलेट याद है, जिस छात्र को क्या याद है, ट्रिपलेट याद है, समझ में आ रही बात, क्या याद है अपने को, ट्रिपलेट। तो देखिए 10 8 के साथ क्या आएगा, 10 8 के साथ क्या आएगा, 6। 10 8 के साथ क्या आएगा, 6। ट्रिपलेट याद है ना भाई, आपको पेयर याद है, 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17। यानी ये 8 है, ये 10 है, इसके साथ क्या आएगा, 6। ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो बताओ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 8 × 6, यानी डायरेक्ट क्या लिखेगा, 48 वर्ग मीटर। यानी आंसर क्या आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो ध्यान रखो दोस्तों, ये ट्रिपलेट बहुत काम की चीज़ होती है।
नहीं तो छात्र क्या करेगा, ये यहाँ निकालेगा, यानी ये क्या निकालना, लंब निकालना है, तो लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण के वर्ग में से क्या करोगे, आधार का वर्ग क्या करोगे, माइनस करोगे, तो लंबाई बराबर क्या निकालोगे, छात्र क्या करेगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा 100 माइनस 64, यानी ये क्या आ जाएगा √36, और √36 का मतलब 6। आपके अगर 20 सेकंड 30 सेकंड ही बचते हैं, वो सेकंड कहाँ काम आएंगे सवाल में, डायरेक्ट 10 8 के साथ क्या आएगा 6, और क्षेत्रफल क्या होगा 8 6 48। आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। अब देखिए क्लियर। तो मैंने आपको क्या बताया, 3 बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई पूछे तो ये क्या होगा, परिमाप बटे 2। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर। तीसरा, आयत के विकर्ण की जो लंबाई होती है L, ये क्या होगा अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर। और एक मैंने बताया आपको ट्रिपलेट, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25। क्लियर।